नमस्कार दोस्तों, श्री जनसीकर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। समान अध्ययन के रैपिड फायर में भौतिक विज्ञान में आज हम चौथा अध्याय देखेंगे। अध्याय का नाम है स्थूल पदार्थों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ मैक्रो मैटर्स। वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो कौन सी घटना घटित होती है। आप कहेंगे जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तब बुलबुले की त्रिज्या क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, जब साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो कौन सी घटना घटित होती है। आप कहेंगे बुलबुले की त्रिज्या हमारी क्या होती है, बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न स्थानों पर भार का मान परिवर्तित होता रहता है जबकि द्रव्यमान रहता है। तो आप बताएंगे कि विभिन्न स्थानों पर हमारा भार क्या होता है, परिवर्तित होता रहता है। इस प्रश्न की चर्चा हम कल भी किए थे। आज भी हम बता रहे हैं कि जैसे आप अंतरिक्ष में जाते हैं तो आपका क्या होता है, भार परिवर्तित हो जाएगा। पृथ्वी पे आपका भार कुछ और रहेगा, अंतरिक्ष में कुछ और रहेगा और चंद्रमा पे कुछ और होगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि हमारे पृथ्वी के भार का चंद्रमा पे कितना भार होता है। तो आप कहेंगे हमारे पृथ्वी के भार का चंद्रमा पे भार 1/6 होता है। ठीक है, तो वही इसी प्रकार हम आपसे कह रहे हैं कि विभिन्न स्थानों पर भार का मान क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे अंतरिक्ष हो गया, चंद्रमा हो गया या कोई अन्य ग्रह हो गया, उस पर हमारे भार क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। लेकिन द्रव्यमान हमारा कभी नहीं बदलता। क्या होता है, द्रव्यमान हमारा कभी चेंज नहीं होता है, द्रव्यमान हमारा स्थिर रहता है। अगला क्वेश्चन है, एक कमजोर या दुर्बल बल है जब तक अधिक द्रव्यमान प्रयुक्त ना हो। वह कौन सा बल है जो एक कमजोर व दुर्बल बल है, कब तक दुर्बल बल के रूप में कार्य करेगा, जब तक उस पर अधिक द्रव्यमान का प्रयोग ना किया जाए। तो आप कहेंगे गुरुत्वाकर्षण बल एक हमारा कमजोर बल है। कब तक कमजोर बल है, जब तक उस पर अधिक द्रव्यमान का प्रयोग ना किया जाए। अगला क्वेश्चन है, अर्धचालक है। ठीक है, अर्धचालक है तो आप कहेंगे सिलिकॉन क्या है, एक अर्धचालक है। ठीक है, अर्धचालकों का प्रयोग कहाँ होता है, जैसे आप देखे होंगे सिम हो गया, चिप हो गया, उसमें क्या होते हैं, हमारे सेमीकंडक्टर यूज होते हैं। ठीक है, अर्धचालक का प्रयोग किया जाता है। जैसे सिम पर जो हमारा हल्का जो ब्रांज कलर का ठीक होता है, आप देखते होंगे जो स्टील का चमकता हुआ दिखता है। ठीक है, वो क्या होता है, किसका बना होता है, तो आप कहेंगे सिलिकॉन का बना होता है। ठीक है, वह क्या होता है, एक अर्धचालक होता है। अगला क्वेश्चन है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब होता है। तो आप कहेंगे साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ठीक है, साबुन के अंदर जो साबुन का बुलबुला फूला हुआ रहता है, वह क्यों फूला रहता है, तो आप कहेंगे वह उसके अंदर बुलबुले के अंदर का जो वायुमंडलीय दाब है वह हमारे बाहर का वायुमंडलीय दाब से अधिक है, इसीलिए वह फूला हुआ है। आपको एक और मजे की बात बता दूं कि जैसे साबुन का बुलबुला, जैसे हम बुलबुले फुलाते हैं, अर्थात जब जैसे साबुन की बुलबुला जब फूल गया तो वह जब देखेंगे बुलबुला धीरे धीरे ऊपर जाता है। जैसे साबुन का बुलबुला जब हम फुला दिए तो वह धीरे धीरे अगर ऊपर जाता है तो आप देखेंगे ऊपर जाते जाते होता है, कुछ देरी पर वह फूट जाता है। क्यों होता है, क्योंकि जैसे साबुन का बुलबुला नीचे से ऊपर जा रहा है तो हमारी पृथ्वी की सतह पर वायुमंडलीय दाब अधिक होता है। लेकिन जैसे जैसे ही बुलबुला ऊपर पड़ता है, ठीक है, हमारा ऊपर जाते हुए वायुमंडलीय दाब हमारा क्या होता है, घटने लगता है, जिससे बुलबुले का आकार धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो धीरे धीरे जब बुलबुले का आकार बढ़ने लगता है और बुलबुला एकाएक फूट जाता है। समझ रहे हैं, जैसे जैसे यही होता है कि साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब हमारे वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। और साबुन का बुलबुला अगर हमारे पृथ्वी से ऊपर जा रहा है, हमारे सतह से ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जाएगा तो हमारे पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब अधिक होता है। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, पृथ्वी से ऊपर जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब घटता जाएगा। उसी प्रकार जो हमारा साबुन का बुलबुला है ऊपर जाएगा तो क्या होता है, वायुमंडलीय दाब घटने के कारण उसका आकार, बुलबुले का आकार बढ़ता जाएगा और एक ऐसी अवस्था आएगी कि वह बुलबुला फूट जाता है। अगला क्वेश्चन है, तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि। जैसे तेल है वह जल की सतह पर फैल जाता है, इसका कारण क्या है, तो आप कहेंगे तेल का तल तनाव पानी से कम होता है। ठीक है, तेल का तल तनाव जो होता है वह पानी से कम होता है, इसीलिए तेल जल पर तैरकर फैल जाता है। अगला क्वेश्चन है, लोहे की सुई पारे की सतह पर तैरती रहती है क्यों। लोहे की सुई
पारे की सतह पर तैरती रहती है, क्यों? तो आप कहेंगे सरफेस टेंशन की वजह से, पृष्ठ तनाव के कारण लोहे की सुई पारे की सतह पर तैरती रहती है। अगला क्वेश्चन है, एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बनी जहाज पानी में तैरती रहती है, क्यों? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है कि एक सुई को जब हम पानी में गिराते हैं तो वह डूब जाती है, लेकिन उससे भारी लोहे की बनी जहाज पानी में तैरती रहती है, क्यों? ठीक है, आप कहेंगे सुई की आपेक्षिक घनत्व उसके द्वारा हटाए गए पानी के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है, इसी कारण, ठीक है, इसी कारण वह हमारा सुई पानी में डूब जाता है और हमारे लोहे की जहाज तैरती रहती है। फिर समझिए सुई पानी में डूब क्यों जाती है, तो आप कहेंगे सुई का आपेक्षिक घनत्व उसके द्वारा, किसके द्वारा? सुई के द्वारा। सुई का आपेक्षिक घनत्व सुई के द्वारा हटाए हुए पानी के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है, इसी कारण सुई पानी में डूब जाता है, लेकिन लोहे से बनी जहाज पानी में तैर जाती है। अगला क्वेश्चन है, जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो वह क्या होता है? तो आप कहेंगे वह कुछ ऊपर उठ जाता है। समझने की कोशिश करिए कि जैसे अगर आपसे कहा जाए कि नदी से कोई जहाज समुद्र में जा रहा है, ठीक है, नदी से कोई जहाज समुद्र में जा रहा है तो क्या होगा? जहाज ऊपर उठेगी कि थोड़ा नीचे जाएगी? तो आप कहेंगे जब नदी से कोई जहाज, पानी वाली जहाज जब समुद्र में जाएगी तो वह तो उसका तल थोड़ा ऊपर हो जाएगा, क्यों? क्योंकि समुद्र में क्या होता है? लवणता ज़्यादा होती है, ठीक है, उसका घनत्व अधिक हो जाता है, जिसके कारण वह थोड़ा ऊपर हो जाएगा, ठीक है, जैसे जिसकी लवणता अधिक होगी। इसी प्रकार मृत सागर है तो मृत सागर की लवणता सर्वाधिक होती है, ठीक है, मृत सागर की लवणता सर्वाधिक होती है। अगर उसमें ऐसा भी कंडीशन होता है कि व्यक्ति अगर कूद जाए तो वह भी वैसे ही तैरने लगेगा, ऊपर ही रह जाएगा, क्यों? क्योंकि उसकी लवणता सर्वाधिक है। वही पूछ रहा है, जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो क्या होता है? अर्थात जब कोई जहाज नदी की लवणता क्या होगी? कम होगी। जब सागर में जाएगा उसकी लवणता अधिक होगी, तो क्या होगा? वह जहाज कुछ ऊपर उठ जाता है। अच्छा, आपसे एक और क्वेश्चन करता हूं, अगर कोई जहाज समुद्र से नदी में प्रवेश करता है, कोई जहाज समुद्र से नदी में प्रवेश करता है तो उसके जहाज के तल में क्या परिवर्तन होगा? तल डूबेगा, थोड़ा नीचे जाएगा, कि तल से पानी ऊपर उठेगा? तो आप कहेंगे जब समुद्र से नदी में आ रहा है, समुद्र की लवणता अधिक थी तो वह समुद्र के तल में ऊपर था, थोड़ा उसका समुद्र में जहाज का तल थोड़ा ऊपर था, लेकिन जैसे ही नदी में आएगा इसकी लवणता कम होने के, नदी के जल की लवणता कम होने के कारण इसका तल थोड़ा अंदर चला जाएगा, ठीक है, नदी में जहाज का तल थोड़ा अंदर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कमरे के ताप पर सिलिकॉन होता है, कहेंगे कमरे के ताप पर सिलिकॉन क्या होता है? एक अर्धचालक के रूप में कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट अध्याय, 5वां अध्याय, ध्वनि एवं तरंग गति। क्या है? ध्वनि एवं तरंग गति, ठीक है। वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों। चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य का कान सबसे सुग्राही होता है। क्वेश्चन पूछ रहा है मनुष्य का कान सबसे सुग्राही होता है, तो आप कहेंगे 1000 हर्ट्ज पर, ठीक है। मनुष्य का कान सबसे सुग्राही कब होता है? तो आप कहेंगे 1000 हर्ट्ज आवाज सुनने के लिए मनुष्य के कान सुग्राही होते हैं, ठीक है। सुनने की दृढ़ता होती है तो आप कहेंगे 1/10 सेकेंड, ठीक है। सुनने की दृढ़ता क्या होती है? 1/10 सेकेंड। अब दृष्टि की दृढ़ता कितनी होती है? तो आप कहेंगे दृष्टि की दृढ़ता होती है 1/16 सेकेंड, ठीक है, 1/16 सेकेंड। आपको याद रखना है, बार बार क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। सुनने की दृढ़ता कितनी होती है? तो आप कहेंगे 1/10 सेकेंड होती है, ठीक है। और दृष्टि की दृढ़ता कितनी होती है? तो आप कहेंगे 1/16 सेकेंड। दोनों क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है और दोनों एक ही जगह आपको मिल गए हैं, आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आवासीय क्षेत्र में अनुमति योग्य शोर स्तर कितना होता है? तो आप कहेंगे 55 डेसिबल। शांत क्षेत्र किसको कहेंगे? जिसमें 50 डेसिबल ध्वनि रहेगी उसको हम शांत क्षेत्र का दर्जा देंगे। और आवासीय क्षेत्र में हमारा 55 डेसिबल की ध्वनि के लिए अनुमति योग्य शोर है, ठीक है। औद्योगिक क्षेत्र में 70 डेसिबल और व्यापारिक क्षेत्र में 65 डेसिबल, ठीक है। यह सुमेलित करने के लिए दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, पराध्वनि विमान उड़ते हैं। कह रहा है कि पराध्वनि विमान उड़ते हैं, तो आप कहेंगे ध्वनि के चाल से अधिक चाल पर,
ठीक है। पराध्वनि विमान कैसे उड़ते हैं, तो आप कहेंगे पराध्वनि विमान जो होते हैं वो जो हमारी ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है उससे भी तीव्र गति से उड़ते हैं। ठीक है, विमान जो होते हैं पराध्वनि विमान क्या होते हैं, जो ध्वनि की चाल से अधिक चाल पर उड़ते हैं उन्हें पराध्वनि विमान कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तारत्व जिसको पिच कहते हैं, तारत्व जिसको पिच के नाम से जानते हैं वह किस पे निर्भर होता है, तो आप कहेंगे यह आवृत्ति पे निर्भर करता है। क्या होता है, तारत्व क्या होता है, किस पे निर्भर करता है, तो आप कहेंगे हमारा आवृत्ति पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनियों के छोटे विभाजनीय ध्वनि इकाइयों को स्पष्ट करता है जिसमें से प्रत्येक की एक अस्मिता होती है, आप कहेंगे ध्वनिग्राम। क्या है, ध्वनिग्राम। ध्वनियों के छोटे विभाजनीय ध्वनि इकाइयों को स्पष्ट करता है, तो आप कहेंगे ध्वनियों के छोटे विभाजनीय ध्वनि की इकाइयों को कौन स्पष्ट करता है, तो आप कहेंगे ध्वनिग्राम। जिसमें प्रत्येक की एक अस्मिता होती है, तो आप कहेंगे वह हमारा ध्वनिग्राम है जिसमें ध्वनियों के छोटे विभाजनीय ध्वनि इकाइयों को स्पष्ट करता है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का वेग अधिकतम किसमें होता है, तो आप कहेंगे ध्वनि का वेग अधिकतम किसमें होता है, तो आप कहेंगे स्टील में। अगला क्वेश्चन है, दूरसंचार के लिए प्रयुक्त तरंगे हैं, तो आप कहेंगे दूरसंचार में प्रयुक्त होने वाली तरंगे हमारी कौन होती हैं, तो आप कहेंगे माइक्रोवेव, जिसको हम सूक्ष्म तरंगे कहते हैं, वह दूरसंचार में प्रयुक्त होती हैं। अगला क्वेश्चन है, दूरदर्शन प्रसारणों में ध्वनि संकेतों को प्रेषित करने के लिए कौन सी तकनीक का यूज होता है, आप कहेंगे दूरदर्शन प्रसारण अर्थात जो हम लोग टीवी देखते हैं उसमें जो प्रसारण हो रहा है उसमें ध्वनि संकेतों को प्रेषित करने के लिए किस प्रयुक्त तकनीक का यूज होता है, आप कहेंगे आवृत्ति माडुलन का। ठीक है, दूरदर्शन प्रसारण में ध्वनि की किस तकनीक का प्रयुक्त होता है, तो आप कहेंगे आवृत्ति माडुलन का। किसी टीवी सेट को चलाने के लिए रिमोट नियंत्रण इकाई में किस चीज़ का प्रयोग होता है, तो आप कहेंगे रिमोट नियंत्रण में हमारा अवरक्त व रेडियो तरंगों का प्रयोग होता है। किसका, अवरक्त व रेडियो तरंगों का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। अगर ध्वनि 80 डेसिबल से अधिक हो गया तो वह हानिकारक ध्वनि के श्रेणी में आता है। याद रखना है कि ध्वनि हमारा हानिकारक श्रेणी में या प्रदूषित श्रेणी में कब आती है, अगर ध्वनि की तीव्रता 80 डेसिबल से अधिक हो गई तो वह एक हानिकारक ध्वनि में काउंट होती है। अगला क्वेश्चन है, थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तल गर्म और ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा का कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। जैसे थर्मस होता है, स्टील का थर्मस आप देखे होंगे, ठीक है, तो आप कहेंगे थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है। जैसे थर्मस फ्लास्क का आता है, ठीक है, मिल्टॉन जिसको कहते हैं मिल्टॉन का बॉटल है, तो उसमें जो होता है हम अगर कोई गर्म चीज़ रख दें, जैसे गर्म पानी रख दें या चाय रख दें तो वह गर्म ही बना रहता है। अगर ठंडी कोई चीज़ द्रव रख देते हैं तो वह ठंडी ही बनी रहती है। क्यों, क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि व प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि उसमें कोई भी ऊष्मा अंदर नहीं घुस पाती है, ना ही ऊष्मा कोई भी अंदर से ऊष्मा बाहर आ पाती है। यह किस कारण, आप कहेंगे संचालन, संवहन व विकिरण। जो संचालन, संवहन और विकिरण कोई भी कार्य नहीं करता है। ठीक है, थर्मस फ्लास्क पर संचालन, संवहन व विकिरण कोई भी कार्य नहीं करता है, जिसके कारण हमारा थर्मस में रखा हुआ तरल पदार्थ ठंडा का ठंडा व गर्म का गर्म बना रहता है। ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती है। वह कौन सी चीज़ है, कौन सी तरंगे हैं जो ठोस और गैस दोनों में चल सकती हैं, तो आप कहेंगे ध्वनि तरंगे जो होती हैं वह ठोस में भी गति करती हैं और गैस में भी गति कर सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती हैं, तो आप कहेंगे ध्वनि तरंगे हमारी निर्वात में गति नहीं करती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए मैं इसको डबल हाईलाइट करूंगा। ठीक है, डबल हाईलाइट। ध्वनि तरंगे किसमें नहीं चल सकते हैं, किसमें गति नहीं करती हैं, तो आप कहेंगे निर्वात में गति नहीं करती हैं। अगला क्वेश्चन है, पराश्रव्य वे ध्वनियाँ होती हैं जिनकी आवृत्ति होती है। ठीक है, पराश्रव्य ध्वनियाँ वे ध्वनियाँ होती हैं जिनकी आवृत्ति कितनी होती है, तो आप कहेंगे 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनियाँ को हम क्या कहते हैं, पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। क्या, पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि को हम क्या कहेंगे, पराश्रव्य ध्वनि। अगला क्वेश्चन है, सोनार का उपयोग हम कहाँ करते हैं, तो आप कहेंगे पराश्रव्य तरंगों का उपयोग हम क्या करते हैं, सोनार के रूप में करते हैं।
ठीक है। सोनार में हम किसका उपयोग करते हैं, तो आप कहेंगे सोनार में हम पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नजदीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज बढ़ती जाती है जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी की ध्वनि घटती जाती है, यह प्रपंच किसका उदाहरण है? आप कहेंगे डॉपलर प्रभाव का। ठीक है, डॉपलर प्रभाव का। जिस प्रकार जैसे कोई रेलगाड़ी आ रही है, ठीक है, आप खड़े हैं, रेलगाड़ी जैसे जैसे आपके करीब आएगी तो उसकी ध्वनि आपको बढ़ती हुई प्रतीत होगी। जैसे ही रेलगाड़ी आपको क्रॉस करके आगे बढ़ेगी, आपसे दूर जाएगी, वैसे वैसे ही आपको ध्वनि कम होती हुई प्रतीत होती है। यह किस कारण होती है? तो आप कहेंगे डॉपलर प्रभाव के कारण। आती हुई ट्रेन हमारी तरफ आ रही है तो ध्वनि बढ़ती हुई प्रतीत होगी। जैसे ही ट्रेन हमको क्रॉस करके आगे बढ़ेगी, हमसे ट्रेन दूर जा रही है, तो उसका ध्वनि हमें कम सुनाई देगी। यह किसके कारण होता है? तो आप कहेंगे डॉपलर प्रभाव के कारण। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, तो आप कहेंगे ध्वनि का वेग अधिकतम किसमें होता है? आप कहेंगे धातु में। अगला क्वेश्चन है, स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए? आप कहेंगे कि स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम दूरी कितनी होनी चाहिए? आप कहेंगे 16.5 मीटर। 16.5 मीटर रहेगा तभी ध्वनि का परावर्तन होगा। ठीक है। अगर आपको कोई भी ध्वनि स्पष्ट रूप से सुननी है, ठीक है, प्रतिध्वनि अगर स्पष्ट रूप से क्या है, स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य कितनी दूरी होनी चाहिए? तो आप कहेंगे 16.5। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है, बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ध्वनि चलती है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है ध्वनि चलती है, तो आप कहेंगे अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में। ठीक है, ध्वनि कैसे गति करती है? तो आप कहेंगे अनुदैर्ध्य तरंग की रूप में। अगला क्वेश्चन है, चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका कारण क्या होता है? तो आप कहेंगे वे पराध्वनि तरंगे निकालते हैं और उन्हीं के माध्यम से अपने दिशा को निर्देशित करते हैं। ठीक है, तो आप कहेंगे जैसे चमगादड़ चल रही हैं, चमगादड़ हो या डॉल्फिन हो या हमारे, ये दोनों क्या होती हैं? प्रस्रव ध्वनियाँ छोड़ती हैं। और जब ध्वनियाँ अगर उनसे टकरा के, जैसे अगर चमगादड़ है तो वह अपनी प्रस्रव ध्वनि छोड़ेगा, अगर वह ध्वनि टकराकर उसको सुनाई दे दिया तो उसको लगेगा मेरे सामने कोई अवरोध है, तो वह अपना मार्ग तुरंत परिवर्तित कर देगा। ठीक है, अगर चमगादड़ अपनी प्रस्रव ध्वनि छोड़ा, अगर उसकी आवाज़ उसको टकरा कर पुनः सुनाई नहीं दिया तो उसे पता चलेगा कि हम मार्ग मतलब हमारा साफ है, मुझे आगे की तरफ निकल जाना चाहिए। ठीक है, यही कारण है कि चमगादड़ अंधेरी रात में भी उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक कीड़े को भी नष्ट कर सकती है, एक कपड़ों के धूल को हटाने और उसको साफ करने में यूज होता है, इनका उपयोग बीमारियों के उपचार में भी किया जा सकता है, वह ये स्वचालित दरवाजों में को भी नियंत्रित कर सकती है, या किसके गुण हैं? तो आप कहेंगे जो पराश्रव तरंगे हैं इनका यूज कहाँ कहाँ हो सकता है? तो आप कहेंगे कीड़ों को नष्ट करने में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि पराश्रव तरंगों का यूज कहाँ कहाँ हो रहा है। अगर कीड़ों को नष्ट करना है उसमें भी हम पराश्रव तरंगों का यूज कर सकते हैं। जैसे महंगे महंगे कपड़े होते हैं, महंगे महंगे जैकेट होते हैं, उससे धूल हटाने के लिए भी हम पराश्रव तरंगों का यूज कर सकते हैं। अनेक बीमारियों के उपचार में भी हमारा पराश्रव तरंगों का यूज होता है। स्वचालित दरवाजों में किसका प्रयोग किया जाए? तो आप उसे कहेंगे स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित करने में भी हमारा पराश्रव तरंगों का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सीटी स्कैन करने के लिए प्रयुक्त में लाई जाती है, तो आप कहेंगे सीटी स्कैन में किसका प्रयोग किया जाता है? तो आप कहेंगे एक्सरे किरणों का। अगला क्वेश्चन है, किसी हाल में ध्वनि स्रोत को बंद करने के बाद भी ध्वनि कुछ देर तक सुनाई देती है, इसका कारण क्या होगा? तो आप कहेंगे अगर आप किसी हाल में ध्वनि स्रोत बहुत तीव्र गति से चल रही थी, बहुत कौतूहल मच रही थी, एकाएक वह कौतूहल को समाप्त कर दिया जाए या बंद कर दिया जाए, फिर भी कुछ समय तक ध्वनि उस कमरे में सुनाई ही देती है, इसका कारण क्या है? तो आप कहेंगे अनुरण के कारण। क्या? अनुरणन के कारण वह ध्वनि हमारे हाल में कुछ समय तक और सुनाई पड़ती है। अगला क्वेश्चन है, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और स्थिति ज्ञात करने के लिए मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया जाता है? तो आप कहेंगे रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति तथा स्थिति पता करने के लिए मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया जाता है? तो आप कहेंगे रडार का। ठीक है, रडार का प्रयोग रेडियो तरंगों तथा वस्तुओं की उपस्थिति का जानकारी लगाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है,
वह तरंगे जो कीड़ों को नष्ट करने में यूज होती है, अभी ऊपर मिला था, ठीक है, कीड़ों को नष्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, तो आप कहेंगे प्रसरभ तरंग की। वह तरंग जो कपड़े को धूल हटाकर उसे साफ करने में किया जाता है, यह भी हमें क्वेश्चन अभी एक ही क्वेश्चन में सब पूछा गया था, आप कहेंगे पराश्रभ तरंगे की। वह तरंग जो बीमारियों के उपचार में की जाती है, अभी क्वेश्चन हमें अभी ऊपर मिला, एक ही क्वेश्चन में सब मिल गए थे, तो इसमें क्या होगा, तो आप कहेंगे पराश्रभ तरंग की। अगला क्वेश्चन है तरंगों की लंबाई सर्वाधिक छोटी कब किसमें होती है, तो आप कहेंगे तरंगों की लंबाई सर्वाधिक छोटी किसमें होती है, तो आप कहेंगे गामा किरणों में। इसकी एक ट्रिक भी है, गाय अबीसु इंफ्रामारे, ठीक है, गाय अबीसु इंफ्रामारे, इसका एक क्रम है तरंगों की लंबाई सर्वाधिक छोटी और अधिक होने का पता लगाने के लिए। अगला क्वेश्चन है लहरें एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचालित होती हैं, ठीक है, कह रहा है लहरें एक स्थान से दूसरे स्थान को संचरित होती हैं, करती हैं, या किसके कारण, तो कहेंगे ऊर्जा, ठीक है, ठीक है, लहरें एक स्थान से दूसरे स्थान को संचारित करती हैं, तो किसको करती हैं, तो आप कहेंगे ऊर्जा को। अगला क्वेश्चन है प्रेक्षागृह की दीवारें और छत रेशेदार सामग्री और कांच रेशे से आच्छादित करी जाती है, क्यों, क्योंकि ध्वनि को अवशोषित और प्रतिध्वनि से बचाने के लिए, ठीक है। प्रेक्षागृह की दीवारें या छत रेशेदार सामग्री जैसे कांच रेशे से आच्छादित क्यों किया जाता है, तो आप कहेंगे ध्वनि को अवशोषित करने और प्रतिध्वनि को बचाने के लिए प्रेक्षागृह की दीवारों और तथा छतों को रेशेदार सामग्री से ढकते हैं। अगला क्वेश्चन है एक अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की सतह पर अपने सहयात्री को सुन नहीं सकता, क्योंकि ध्वनि प्रचारित होने के लिए कोई माध्यम नहीं है, क्योंकि अंतरिक्ष में जाएंगे तो वहां पे हमारा निर्वात होता है, ठीक है, वहां पे वायु नहीं होती है, तो आपको पहले ही क्वेश्चन मिला था कि निर्वात में ध्वनि सुनाई नहीं देती है, वही क्वेश्चन सीधे पूछा है, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक है ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी, जो हम कल देखेंगे, ठीक है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।